नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ के सैफरॉन के बारे में, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं कि किश्तवाड़ के सैफरॉन सबसे पहले तो इतना फेमस क्यों है, इतना महंगा क्यों है, क्यों इसको जीआई टैग मिला है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और इसके साथ साथ हम सैफरॉन के बाकी अलग नाम भी देखेंगे कि कौन कौन से नामों से ये जाना जाता है। और फिर हम देखेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, कैसे मिलता है, किसके द्वारा मिलता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या टेन्योर होता है, कितने समय के लिए मिलता है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिले हैं, जैसे कि तमिलनाडु के माटी बनाना को जीआई टैग मिला, लद्दाख के दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को जीआई टैग मिला है, एक तो है सी बकथॉर्न और एक है वुड कार्विंग। इनको भी मैंने अच्छे से विस्तार से अलग वीडियोस में कवर किया है। इन तीनों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में किश्तवाड़ के सैफरॉन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, किश्तवाड़ एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पे सैफरॉन काफ़ी फेमस है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ऐसे इस प्रकार से सैफरॉन ये होता है, सैफरॉन इस प्रकार से दिखता है और फ्लावर जो है वो इस प्रकार का होता है, ये होता है सैफरॉन। अब ये बड़ा एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगा होता है, आप सब जानते हैं सैफरॉन काफ़ी महंगा होता है और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक की कैश क्रॉप है जम्मू के आइसोलेटेड माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ किश्तवाड़ की। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप्स जिनको बेच के पैसा बढ़िया आता है। तो किश्तवाड़ जो है वो एक आइसोलेटेड सा माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है। आगे हम किश्तवाड़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बेसिकली पड़ता है और यहाँ पे ये कैश क्रॉप उगाई जाती है सैफरॉन। सैफरॉन कल्टीवेशन जो है ये कल्चरल हेरिटेज भी मानी जाती है यहाँ पे लोगों के लिए, और ऐसा मानना है, ऐसा बिलीफ है कि ये प्योरिटी भी लाती है और फ्रेशनेस भी लाती है, और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही, जैसे मैंने बताया काफ़ी एक्सपेंसिव हार्वेस्ट होता है। अब ये जो रिकॉग्निशन है जीआई टैग की सैफरॉन को, किश्तवाड़ के सैफरॉन को, ये किश्तवाड़ रीजन का जो सैफरॉन प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो क्वालिटी है उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देगा। जीआई टैग का मतलब ही होता है कि ये यूनिक आइडेंटिटी है। बाकी विस्तार से आगे हम जीआई टैग को देखने वाले हैं। अब देखो, किश्तवाड़ का जो सैफरॉन प्रोडक्शन है, जिस एरिया में वो ग्रो होता है उस एरिया को लोकली वहाँ की भाषा में मंडल कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। किश्तवाड़ में टोटल 120 हेक्टेयर का जो कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पे सैफरॉन उगाया जाता है। तो 120 हेक्टेयर ये बहुत बड़ी लैंड है जहाँ पे सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। किश्तवाड़ का जो सैफरॉन है वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्वालिटी का कारण क्या है, क्या कारण है कि किश्तवाड़ का सैफरॉन जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और इसकी जो क्वालिटी है वो सबसे सुपीरियर मानी जाती है। तो जो सुपीरियोरिटी है किश्तवाड़ के सैफरॉन की, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला आता है वहाँ का क्लाइमेट, फिर आता है क्वालिटी ऑफ लैंड, वहाँ की जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, फिर आता है मेटिकुलस टेक्निक जिससे फ्लावर्स को प्लग किया जाता है, फ्लावर्स को तोड़ा जाता है, उसकी भी एक टेक्निक है। वो टेक्निक जो है उसको बड़े प्यार से तोड़ा जाता है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है उसकी सुपीरियोरिटी का। और फिर सेपरेशन जो होती है रेड और येलो कार्पल्स की पेटल से, तो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में पेटल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, इनको सेपरेट किया जाता है। तो इस सेपरेशन की जो टेक्निक है वो भी उन्हें एक सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उससे होता क्या है, जो मेन सैफरॉन है वो टूटता नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो बना रहता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी बनी रहती है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं किश्तवाड़ के सैफरॉन की सुपीरियोरिटी के। अब देखो, ये जो सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और यहाँ पे काफ़ी केयर करने पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बल्ब्स होते हैं वो प्लांट करें, और जो फ्लावरिंग का सीजन होता है उस समय काफ़ी क्रूशल होती है मॉडरेट रेनफॉल होना, तभी जाके फिर सक्सेसफुली उसकी हार्वेस्ट होती है। एनुअल प्रोडक्शन जो होती है किश्तवाड़ रीजन में सैफरॉन की वो 5 क्विंटल होती है। तो ये बताता है लोकल फार्मर्स की वहाँ पे जो डेडिकेशन है, और इसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं सैफरॉन की जो फील्ड्स हैं, जो खेती है उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं। यही एक कारण है कि इतनी ज़्यादा जो क्वांटिटी है, एनुअल प्रोडक्शन है सैफरॉन की, उस रीजन से वो निकल के आती है। अब सैफरॉन का जो फ्लावर होता है जिसमें सैफरॉन लगता है उसको क्रोकस सैटाइवस बोलते हैं। ये प्लांट का साइंटिफिक नेम भी है, और जो सैफरॉन है उसको भी यही कहते हैं, क्रोकस सैटाइवस। अब जब भी तुम सैफरॉन खरीदने जाओ तो हो सकता है कि तुम्हें बेकार सा सैफरॉन दे दिया जाए, या मतलब मान लो ओरिजिनल सैफरॉन ना दिया जाए, तो पता कैसे चलेगा? तो देखिए, जो ओरिजिनल सैफरॉन होता है उसका डीप रेड कलर होता है, बहुत ही गहरा लाल रंग होता है, और हनी की तरह जो शहद होता है ना उसकी तरह उसका अरोमा होता है, और टेस्ट में ये काफ़ी डेलिकेट और मस्की सा टेस्ट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो रियल सैफरॉन होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। डीप रेड कलर होगा, हनी लाइक अरोमा होगा, और डेलिकेट और मस्की टेस्ट होगा। अब हिंदुओं के यहाँ पे आप सब जानते हैं कि सैफरॉन का जो
तिलक है वो लगाया जाता है, इसको काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है हिंदू धर्म में। इसके साथ साथ सेफ्रॉन जो है उससे काफ़ी मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं। इसको सटल, डाइजेस्टिव और सिडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है एक्सिलरेंट फ्लेवर के लिए। पॉपुलरली इसको कुमकुम बोलते हैं, संस्कृत नाम इसका कुमकुम या लोहित है, ध्यान रखिएगा। लोकली उस एरिया में जो किश्तवाड़ का रीजन है वहाँ पे इसे कुंग बोलते हैं। नेशनली इसको केसर बोला जाता है, आप सब जानते हैं केसर का दूध, इस प्रकार की चीज़ें आपने काफ़ी सुनी होंगी, तो केसर बोला जाता है। पर्शिया में इसको ज़ैफ़रॉन बोला जाता है। देखिए ज़ैफ़रॉन या ज़ाफ़रान ये पर्शिया में बोला जाता है और इसी नाम से फिर सैफ़रॉन नाम आया है। तो ज़ाफ़रान से बना है अंग्रेजी नाम सैफ़रॉन। और इसके साथ साथ तमिल भाषा में इसे कुंगु मापू बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम हैं, एक बार फिर देखिए। पॉपुलरली इसको कुमकुम बोला जाता है, संस्कृत नाम है इसका कुमकुम और लोहित। लोकली उस एरिया में किश्तवाड़ के रीजन में इसको कुंग बोला जाता है। नेशनली इसको केसर बोला जाता है। पर्शियन भाषा में इसको ज़ाफ़रान बोला जाता है या ज़ैफ़रॉन बोला जाता है। ज़ाफ़रान से ही नाम आया है सैफ़रॉन और तमिल में इसको कुंगु मापू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किश्तवाड़ रीजन की, जहाँ के सैफ़रॉन को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। देखिए 2011 के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट और लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट था। इस डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ब्लू डायमंड सफ़ायर की प्रोडक्शन भी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पद्दर वैली है जहाँ पे कश्मीर सफ़ायर भी बनता है। यहाँ पर एक गांव है त्रिगाम, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल जिप्सम को माइन किया जाता है। तो त्रिगाम में जिप्सम की माइनिंग होती है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास पाइन नट्स देखने को मिलेंगे जिनको चिलगोज़ा भी कहते हैं। ये काफ़ी फेमस डेलिकेसी है और काफ़ी कॉस्टली ड्राई फ्रूट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पाइन नट्स। अब यहाँ पे जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं वहाँ पे नेचर का भी एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है और वो है एक एडिबल मशरूम जिसको बोलते हैं मोरकेला और लोकल भाषा में उसको गूची बोला जाता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये सिर्फ हिमालयन में ही उगता है। ये क्यों हिमालयन में उगता है, क्या कारण है कि सिर्फ हिमालयन रीजन्स में ही ये उगेगा? गूची जो है वो नेपाल में भी काफ़ी मिलता है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिलता है। तो गूची को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन हमने एग्जामिनेशन में देखे हैं, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से कवर किया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि गूची जो है वो होता क्या है और ये क्यों पहाड़ों पे उगता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे थे, इसलिए मैंने इसको कुछ टाइम पहले ही कवर किया था। तो उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का गिफ्ट है यहाँ के रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। और आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि कई जो फैमिलीज़ हैं वो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर भी कमाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस गूची मशरूम को ही बेच के। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये इतना एक्सपेंसिव है, ये सारी मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। पहले जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, माटी बनाना जिसको जीआई टैग मिला है, लद्दाख की वुड कार्विंग, सी बकथॉर्न और ये गूची मोरकेला मशरूम, इन चारों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक करके ज़रूर देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो सैफरॉन इस एरिया में प्रोड्यूस होता है उसको क्रोकस सेटाइवस कहते हैं। बोटैनिकली जो वाइल्ड सैफरॉन होता है उसको क्रोकस कार्टराइटियानस कहते हैं, लेकिन जो कमर्शियली कल्टिवेटेड होता है उसको बोटैनिकली हम क्रोकस सेटाइवस कहते हैं। तो यहाँ सैफरॉन भी 2 वैरायटीज़ के हुए, एक तो हुआ वाइल्ड, जो वाइल्ड हुआ उसको क्या बोलेंगे, क्रोकस कार्टराइटियानस, और जो आपके पास कमर्शियली कल्टिवेट किया जाता है उसको बोलते हैं क्रोकस सेटाइवस। तो ये आपने ध्यान रखना है। हालांकि अगर इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, क्रोकस सेटाइवस। तो ये आपने ध्यान रखना है। काफ़ी एक्सपेंसिव स्पाइस है ये पूरी दुनिया में और इसीलिए सैफरॉन को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। रेड गोल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है सैफरॉन जो है वो रेड कलर का होता है लेकिन जो फ्लावर है वो पर्पल कलर का होता है। इसकी जो हिस्ट्री है ये 3500 साल पुरानी है। रोमन्स इसका यूज़ ट्यूडराइजर के लिए किया करते थे और इजिप्टियन हीलर्स जो होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलमेंट्स, जो पेट की बीमारियां होती हैं उसके लिए किया करते थे इजिप्शियंस। अब यहाँ पे आपने क्लियोपेट्रा का नाम सुना होगा। क्लियोपेट्रा को कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा के समय सैफरॉन का यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता था। अब देखिए हम बात करते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग जिसकी फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक नाम है या एक मार्क है जो कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो या तो नेचुरल है मतलब खुद ब खुद उग रहा है, या फिर कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है जैसे कोई स्वीट है, हैंडीक्राफ्ट है या फिर इंडस्ट्रियल गुड है, किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन का, उसको जो एक नाम या मार्क दिया गया उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। आसान भाषा में ये देखो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। अब मान लो इसमें कोई ना कोई ऐसी नेचुरल चीज़ है या फिर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है।
चाहे वो स्वीट्स हों, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हों या फिर कोई इंडस्ट्रियल गुड हो। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में ही ग्रो होता है या मैन्युफैक्चर होता है, और किसी में नहीं होता, सिर्फ इसमें ग्रो हो रहा है। तो ये ज्योग्राफी उसकी इंडिकेट कर रहा है। ये एक प्रोडक्ट है, मान लो एक्स एक प्रोडक्ट है और ये एक्स प्रोडक्ट यहाँ पे उग रहा है, तो ये एक्स प्रोडक्ट जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ये इस एरिया की ज्योग्राफी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ उगता है, ये यहाँ इस एरिया में उगता है। तो ये एरिया का जो एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है उसको हमने एक नाम, एक मार्क दे दिया, ये बताने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ का है, इस एरिया का है। तो ये जो मार्क होगा इसको हम कहेंगे कि ये जीआई टैग है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी ये उस ज्योग्राफी को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो ध्यान से देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक नेम है या मार्क है जो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या मैन्युफैक्चर हो, और दूसरी बात कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो, उसको जो एक नाम या एक मार्क दिया जाता है उसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग कहते हैं। जीआई टैग जो है ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि स्पेशल होते हैं कुछ क्वालिटी में, और उनके पास कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो बाकी जो चीज़ें उगाई जाएंगी वहाँ उन चीज़ों में वो यूनिकनेस, वो स्पेशलिटी नहीं होगी। जिस प्रोडक्ट में होगी उसी को जीआई टैग दिया जाएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाएगा। अब जब ये टैग दिया गया तो आप सोचोगे कि भैया इसकी ज़रूरत ही क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि फिर कोई भी व्यक्ति उस रीजन में वो जो प्रोडक्ट का नाम दिया गया है उसका यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो किश्तवाड़ रीजन का सैफरॉन है तो तुमने क्या किया, तुमने किसी भी वाई जगह में सैफरॉन बना दिया और तुम बोल रहे हो कि देखो भैया ये भी किश्तवाड़ का है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये इन्फ्रिंजमेंट होगी और इसके लिए तुम्हारे ऊपर केस भी चल सकता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अलो नहीं होता है कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर जीआई टैग है उसे किसी और नाम से वो बेचे, उसको उसी नाम से बेचना पड़ेगा और उसी रीजन का बेचना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, जैसे कोई फार्मर है या जो भी लोग उससे जुड़े होते हैं, उनके लिए थोड़ा ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि भैया हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना यूनिक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन है कि भाई ख़रीदा जाएगा तो हमारा ही बना हुआ ख़रीदा जाएगा या हमारा ही उगाया हुआ ख़रीदा जाएगा। तो ये होता है जीआई टैग का मतलब। अब ये जीआई टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ब्रैकेट क्लोज एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत ये जो टैग है ये दिया जाता है, दैट इज़ जीआई टैग। अब यहाँ पे देखो नाम तो सेम ही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। यहाँ पे आपको ईयर याद रखना ज़रूरी है, और अगर और ज़्यादा टफ बनाना हो तो ये ब्रैकेट वाला भी पूछा जा सकता है कि तुम बताओ जीआई टैग निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट रजिस्ट्रेशन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो मतलब ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि पूरे एक्ट का क्या नाम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। तो अब एक बात तो हो गई कि किसके अंडर दिया जाता है, लेकिन अब सवाल है किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और इसके अंडर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। सबसे पहले आई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंडर आया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और उसके अंडर आई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ये वो रजिस्ट्री है जो जीआई टैग देती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग की चाय, जिसको सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2004 में। और दूसरा आता है अरनमुला कन्नडी, ये बेसिकली एक मिरर होता है जो केरल में बनता है, ये वो प्रोडक्ट है जिसे सेकंड जीआई टैग मिला था। अब यहाँ पे सवाल है कि ये जो जीआई टैग मिलता है ये कितने साल तक मिलता है, तो देखिए ये 10 साल तक मिलता है। हर 10 साल के बाद उसको रीन्यू किया जाता है। अगर मान लो इसको 10 साल के बाद रीन्यू कर दिया गया तो फिर वो जो जीआई टैग के तहत उस प्रोडक्ट को
और उसको बनाने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले या ग्रो करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन मिली है वो मिलती रहेगी। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो GI टैग के अंडर जो प्रोडक्ट है उसे बाकी भी बेच सकते हैं, क्योंकि अब प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। तो अगर रिन्यू कर दिया जाए तो प्रोटेक्शन बनी रहती है। तो यह आपने ध्यान रखना है कि GI टैग जब भी मिलेगा तो वो इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 10 साल के समय के लिए मिलता है और उसके बाद उसको फिर रिन्यू किया जाता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, सैफ्रॉन से रिलेटेड, GI टैग से रिलेटेड, किश्तवाड़ रीजन से रिलेटेड, और इसके अलावा जो मैंने वीडियोस आपको 4 बताई हैं, माटी बनाना ऑफ तमिलनाडु, लद्दाख वुड कार्विंग और मोरकेला या गुची मशरूम, इन सारों के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। बाकी जीके टिक्स और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।